जब मीडिया एजेंडा सेट कर लेता है तो वो धर्म के नाम पर खेलता है। वो हिंदू को मुसलमान से लड़ाता है, सिख को ईसाई से लड़ाता है, भाई को भाई से लड़ाता है। इस पूरे कारण के पीछे एक मकसद है कि एक तो टीआरपी आएगी, दूसरा एक खास तबके को फायदा पहुंचाना है। आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप टीवी पर क्या देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या खराबी है ये देख रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या खराबी ये नहीं देख पा रहे हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आटा 150 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में आटा 20 से 50 पहुंच गया, ये आपको नहीं पता है। आपको ये बताया जा रहा है। आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहे हैं। एक दौर था जब हम एपीजे अब्दुल कलाम को देखते थे, उनकी वैज्ञानिक शोध देखते थे, रिसर्च पेपर टीवी पे पढ़े जाते थे और समाचार पढ़ा जाता था, उसके पीछे कोई मोटिव नहीं छुपा होता था। इन एंकर्स ने एक मोटिव के तहत इस देश में मुसलमानों को हर समस्या का जिम्मेदार बताया है। और एक बहुत आसान तरीका है, अगर आपके यहाँ बेरोजगारी है तो एंकर बताएगा बेरोजगारी इसलिए क्योंकि मुस्लिम स्कूल नहीं जाते, वो मदरसे में पढ़ते हैं। इस पे कोई ये वो लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इटरेट करते हैं। इस पे कोई रिसर्च नहीं है। ये बड़ा आसान है। ब्रेकिंग देना और ब्रेकिंग शोज बनाना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें रिसर्च का स्पेस नहीं होता है। अगर आप नफरती लोगों के खिलाफ, घृणा फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब है आप घृणा से पैदा होने वाली जो एक तरह से राजनीति है या सामाजिक ध्रुवीकरण की जो परिस्थिति है उसका लाभ लेना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही कर रही है। देखिए, जिन चैनल्स के एंकर्स पर ये जुर्माना लगाया गया, क्या वो वाकई उनकी गलती है? मुझे याद है 2014 के पहले इस देश में तमाम ऐसे एंकर्स थे जिन पर देश भरोसा करता था और वो सारे एंकर्स आज बाहर हो गए। और तमाम ऐसे लोग जिनका कोई अता पता नहीं था, वो सिर्फ नफरती भाषा बोलकर अचानक प्राइम टाइम एंकर्स बन गए। और सुधीर चौधरी, जिस चैनल में उनका एक वसूली वाला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन चला था, जिस समय प्राइम टाइम में, आज उस चैनल में यानी आज तक में जहां वो चला था वहीं पर वो एंकर है। इसका मतलब ये है साफ कि ये जो सारे एंकर्स कर रहे हैं वो इन मालिकों की, यानी जो मीडिया मालिक हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं। मीडिया मालिक ऐसे सारे लोगों को आज बाहर निकाल चुके हैं जो सद्भाव की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, जो सरकार से सवाल उठाते थे। और उन सारे लोगों को टीवी का सितारा बनाया गया है जो नफरती भाषा बोलते हैं, जो घृणा फैलाते हैं और सरकार से न सवाल करके विपक्ष से सवाल करते हैं। तो सारी चीज जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं कि एनबीडीएसए ने बहुत बड़ा तीर मारा है। 1000 घटनाओं में अगर किसी एक घटना के लिए आप लाख रुपए उस एंकर से वसूलते हैं जिसका सालाना वेतन 1 करोड़ से ऊपर है, तो ये तो ऐसे ही हो ना कि आपकी थाली में 10 रोटी थी और एक और मैंने खा लिया, इससे आपके पेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सवाल ये है कि जितने घंटे का इन एंकर्स ने शो बनाया था, उतने घंटे का एक शो और बना और स्पष्टीकरण दे कि हमसे क्या गलती हुई थी। चैनल के मालिक आके इस बात की माफी मांगे। पत्रकारिता में माफी का स्पेस अगर नहीं बचेगा तो एंकर्स बिल्कुल बेलगाम घोड़े हो जाएंगे। इन्हें जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, कबूलना चाहिए कि गलती हुई है। और अगर ये कबूलते नहीं तो आप मान लीजिए कि 10 दिन बाद फिर से ऐसा ही एक शो आएगा। और बिल्कुल सही बात है, रेडियो रवांडा एक छोटी घटना थी। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत जैसा देश जिसकी आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली है, ये रेडियो रवांडा का प्रो वर्जन। नमस्कार दोस्तों, आप सबने रेडियो रवांडा का नाम सुना होगा। रेडियो रवांडा वो रेडियो चैनल जिसने एक पूरे देश को नरसंहार के रास्ते पर ढकेल दिया। आरोप लगते हैं रेडियो रवांडा पर कि उस रेडियो रवांडा के कारण रवांडा में भीषण नरसंहार हुआ। दुखद यह है कि एडिटर्स गिल्ड जो भारत का है वो ये आशंका जता चुका है कि भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका रेडियो रवांडा बनने की तरफ अग्रसर है। और डरावना यह है कि प्रोफेसर स्टैंटन, जिन्होंने रेडियो रवांडा के कारण होने वाले नरसंहार की भविष्यवाणी की थी, उनका कहना है कि यदि नरसंहार की आशंकाओं को 1 से 10 के स्केल पे नापा जाए तो भारत में नरसंहार होने की आशंका की स्थिति के हिसाब से भारत 8वें स्थान पर है। हम ये सूचना दे क्यों रहे हैं? हम ये सूचना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज के न्यूज रूम चर्चा में हम बातचीत करेंगे गोदी मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स की और बातचीत करेंगे एनबीडीएसए की, जिसने टाइम्स नाउ भारत, न्यूज 18 इंडिया और आज तक के 4 कार्यक्रमों को पेनलाइज किया है। टाइम्स नाउ भारत पर 1 लाख रुपयों का फाइन लगाया है। क्यों लगा है फाइन? क्योंकि हिमांशु दीक्षित जो एंकर हैं वो इंटरफेथ रिलेशनशिप को लव जिहाद करके कहकर प्रचारित कर रहे थे।
न्यूज़ 18 इंडिया में अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के 2 शोज हैं। अमीश देवगन का एक शो है जिसमें श्रद्धा वालकर का जो मामला हुआ था, श्रद्धा वालकर की जो हत्या हुई थी, उस पूरे मामले को भी लव जिहाद कहकर प्रसारित किया गया था। वहीं आज तक के सुधीर चौधरी ने रामनवमी के एक शो के दौरान, रामनवमी को लेकर एक शो उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये शो उन्होंने डिजाइन किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शोध से हमारे न्यूज़ चैनल्स को बचना चाहिए, लेकिन न्यूज़ चैनल्स के व्यवहार में, उनकी कार्यशैली में कोई अंतर दिखता नहीं है। न्यूज़ रूम चर्चा में हम इसी बारे में जिक्र करेंगे कि क्यों न्यूज़ मीडिया की जो कार्यशैली है वो देश को खराब रास्ते पर, गलत रास्ते पर, हानिकारक रास्ते पर ले जाने के लिए आमादा हो चुकी है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राघव त्रिवेदी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पंकज जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि भाई प्रोफेसर स्टैंटन ने एक भविष्यवाणी की, उन्होंने आशंका जताई कि नरसंहार के मामले के हिसाब से अगर उसको 1 से 10 के स्केल पे नापे तो 8वें स्थान पर भारत है। अगर कोई भी खराब स्थिति या फिर धर्मों के बीच में अगर विवाद बढ़ता है तो नुकसान किसी रिपोर्टर को, किसी एंकर को या किसी एक न्यूज़ चैनल को नहीं होगा, नुकसान होगा इस देश का। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है, एनबीडीएसए ये बात कह रही है, फाइन लगाया है उन्होंने कुछ शोज के ऊपर, एडिटर्स गिल्ड ये बात कह चुकी है। सरकार की तरफ से कोई खास कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? लगातार जब हम देख रहे हैं समुदाय विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ लगातार टीवी चैनल्स पे शो बन रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये बेहद गंभीर सवाल है और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सरकार अगर नरसंहार के खतरे पर सतर्क नहीं है और वो इन मीडिया हाउसेस पर कोई नकेल नहीं कस रही है जो भारत को नरसंहार के रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार खुद ये चाहती है। यानी कार्रवाई ना करना भी एक कार्रवाई है। अगर आप नफरती लोगों के खिलाफ, घृणा फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब है आप घृणा से पैदा होने वाली जो एक तरह से राजनीति है या सामाजिक ध्रुवीकरण की जो परिस्थिति है उसका लाभ लेना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही कर रही है। देखिए, जिन चैनल्स के एंकर्स पर ये जुर्माना लगाया गया, क्या वो वाकई उनकी गलती है? मुझे याद है 2014 के पहले इस देश में तमाम ऐसे एंकर्स थे जिन पर देश भरोसा करता था, और वो सारे एंकर्स आज बाहर हो गए, और तमाम ऐसे लोग जिनका कोई अता पता नहीं था वो सिर्फ नफरती भाषा बोलकर अचानक प्राइम टाइम एंकर्स बन गए। और सुधीर चौधरी जिस चैनल में उनका एक वसूली वाला, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन चला था जिस समय प्राइम टाइम में, आज उस चैनल में यानी आज तक में जहां वो चला था वहीं पर वो एंकर है। इसका मतलब ये है साफ कि ये जो सारे एंकर्स कर रहे हैं वो इन मालिकों की, यानी जो मीडिया मालिक हैं उनकी इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं। मीडिया मालिक ऐसे सारे लोगों को आज बाहर निकाल चुके हैं जो सद्भाव की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, जो सरकार से सवाल उठाते थे, और उन सारे लोगों को टीवी का सितारा बनाया गया है जो नफरती भाषा बोलते हैं, जो घृणा फैलाते हैं और सरकार से न सवाल करके विपक्ष से सवाल करते हैं। तो सारी चीज़ जुड़ी हुई है। विपक्ष को निशाना बनाओ, समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाओ और सरकार का गुणगान करो, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और ये जो मालिक हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सवाल उठा सकेंगे। तो उसके पीछे जो राजनीति है, इस समय मैं 2018 के उस कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देना चाहूँगा जिसने करीब 25 मीडिया हाउसेस का स्टिंग किया था और उनसे कहा था कि हम हिंदुत्व के प्रचार के लिए शो करेंगे आपके चैनलों में, और उसके लिए हम कुछ ब्लैक मनी का भी, यानी चेक की जगह कैश देंगे, और सारे तैयार हो गए थे। और उसमें इस देश के सारे बड़े नाम जिनके चैनल के एंकर्स पर ये जुर्माना लगा है वो सारे शामिल हैं। यानी मीडिया हाउसेस और इस सरकार का एक नेक्सस है, और सरकार ये चाहती है, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राजनीतिक कारणों से चाहती है कि इस देश में विद्वेष इस स्तर पे बढ़ जाए कि ध्रुवीकरण के जरिए उसे वोटों की फसल हासिल हो, चाहे देश में नरसंहार हो, चुनावी फायदा हो। एक दौर था जब एडिटर्स जो होते थे, संपादक होते थे, वो मीडिया हाउसेस के मालिक होते थे, लेकिन अब दौर ये है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, पूंजीपति हैं, वो मीडिया के मालिक हैं। और कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है वो हम सब लोग जानते हैं, देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत कुछ बातें हुई हैं, काफ़ी कुछ क्लियर भी होगा जो तिथियां दी गई हैं उसके हिसाब से। राघव, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
जुर्माने की बात कही गई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना एक चैनल पे और 50,000 का जुर्माना एक चैनल पे। सुधीर चौधरी के आज तक चैनल को केवल वार्निंग दी गई है। क्या ये जुर्माना बहुत भारी है? क्या इस जुर्माने से ये इस तरह के शोज करना बंद कर देंगे? आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई या ये कदम काफी है? देखिए नीरज जी, ये ऐसा नहीं है कि मीडिया से गलती हुई है। गलती तब होती है जब आप कुछ जानबूझ के ना करें, आपसे ऐसे ही हो जाए। जब आप एक प्लान तरीके से एक एजेंडा चलाते हैं और उस पर एक नहीं आप 50 सैकड़ों वीडियो बनाते हैं। आप पिछले 5 साल से आज तक न्यूज़ 18, नवभारत टाइम्स और टीवी 9 भारतवर्ष, इन 4 चैनलों की यूट्यूब चैनल को अगर उठा के देखें तो मुल्ला, मौलाना, मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम, अब तुम्हारी खैर नहीं, ये थंबनेल का पैटर्न है। हाँ, मतलब ये तो कुछ एक शोज हैं जिनके बारे में बातचीत की है, लेकिन तमाम शोज लगभग। अब मैं बड़ी बात पे आता हूं। हम सभी ने कोविड का दौर देखा था। इतनी बड़ी बीमारी जिससे पूरा विश्व वैज्ञानिक तौर पे लड़ रहा था। हमारे देश के पढ़े लिखे पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो प्राइम टाइम पे आते हैं, वो इसको जिहाद की पैदाइश बता रहे थे। तो जब आपकी समझ होते हुए भी आप ये मान लें कि मेरी समझ मर चुकी है और मुझे एक फिक्स एजेंडे पे ही काम करना है, तो आपको कोई जगा नहीं सकता, क्योंकि आप जगते हुए नफरत फैला रहे हैं। जब मीडिया एजेंडा सेट कर लेता है तो वो धर्म के नाम पर खेलता है। वो हिंदू को मुसलमान से लड़ाता है, सिख को ईसाई से लड़ाता है, भाई को भाई से लड़ाता है। इस पूरे कारण के पीछे एक मकसद है कि एक तो टीआरपी आएगी, दूसरा एक खास तबके को फायदा पहुंचाना है। आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप टीवी पर क्या देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्या खराबी है ये देख रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या खराबी ये नहीं देख पा रहे हैं आप। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आटा 150 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में आटा 20 से 50 पहुंच गया, ये आपको नहीं पता है। आपको ये बताया जा रहा है। आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहे हैं। एक दौर था जब हम एपीजे अब्दुल कलाम को देखते थे, उनकी वैज्ञानिक शोध देखते थे, रिसर्च पेपर टीवी पे पढ़े जाते थे और समाचार पढ़ा जाता था। उसके पीछे कोई मोटिव नहीं छुपा होता था। इन एंकर्स ने एक मोटिव के तहत इस देश में मुसलमानों को हर समस्या का जिम्मेदार बताया है। और एक बहुत आसान तरीका है, अगर आपके यहाँ बेरोजगारी है तो एंकर बताएगा बेरोजगारी इसलिए क्योंकि मुस्लिम स्कूल नहीं जाते, वो मदरसे में पढ़ते हैं। इस पे कोई ये वो लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इटरेट करते हैं। इस पे कोई रिसर्च नहीं है। ये बड़ा आसान है। ब्रेकिंग देना और ब्रेकिंग शोज बनाना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें रिसर्च का स्पेस नहीं होता है। अब नीरज जी, मैं आपको ना कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूं जो इस्तेमाल की जा रही हैं। लाइनें हैं, लव जिहाद फाइल्स, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता, नहीं होता लव जिहाद तो क्या होता, लव जिहाद से कैसे बचेंगी हिंदू बेटियां, लव का दिखावा जिहाद का छलावा। ये न्यूज की लाइन है। कौन लिख रहा है इनको? तो एडिटर्स गिल्ड बोलेगा क्योंकि उस पर नैतिक दबाव है। एनबीडीएसए बोलेगा क्योंकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो पूछा जाएगा कि जिस काम के लिए एनबीडीएसए को रखा गया था वो काम क्यों नहीं कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि एनबीडीएसए ने बहुत बड़ा तीर मारा है। 1000 घटनाओं में अगर किसी एक घटना के लिए आप लाख रुपए उस एंकर से वसूलते हैं जिसका सालाना वेतन 1 करोड़ से ऊपर है, तो ये तो ऐसे ही हो ना कि आपकी थाली में 10 रोटी थी और 1 कौर मैंने खा लिया, इससे आपके पेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सवाल ये है कि जितने घंटे का इन एंकर्स ने शो बनाया था उतने घंटे का एक शो और बनाया और स्पष्टीकरण दे कि हमसे क्या गलती हुई थी। चैनल के मालिक आके इस बात की माफी मांगे। पत्रकारिता में माफी का स्पेस अगर नहीं बचेगा तो एंकर्स बिल्कुल बेलगाम घोड़े हो जाएंगे। इन्हें जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, कबूलना चाहिए कि गलती हुई है। और अगर ये कबूलते नहीं हो तो आप मान लीजिए कि 10 दिन बाद फिर से ऐसा ही एक शो आएगा। और बिल्कुल सही बात है, रेडियो रवांडा एक छोटी घटना थी। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत जैसा देश जिसकी आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली है, ये रेडियो रवांडा का प्रो वर्जन होगा। जी, हम सभी के हाथों में थमा दिए जाते हैं छोटे छोटे अन्याय, छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पर पर्दा बना रहे। उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा कि क्या ये जो कार्रवाई है एनबीडीएसए का, क्योंकि कोरोना का जिक्र किया राघव ने और हम लगातार देख रहे हैं तमाम जो शोज़ हैं हमारे, जिसे हम गोदी मीडिया कहकर संबोधित करते हैं, उन चैनल्स पर वो मुस्लिम, मौलाना, इन सब शब्दों के अलावा कुछ है ही नहीं। लव जिहाद, ये सब उनके फेवरेट शब्द हैं। तो क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? और अगर ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है तो वे अहेड क्या है? फिर तो मीडिया इसी तरीके से फंक्शन करता रहेगा। नहीं, पहली बात तो ये कार्रवाई बहुत ही मामूली है और मुझे तो ये शक है कि ये रुपए भी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा चैनल आप जानते हैं इंडिया टीवी, उस पर एक जो दूसरी संस्था थी, जो तमाम चैनलों की अपनी संस्था थी, खुद अपने आत्मनियंत्रण के लिए उन्होंने बनाई थी, मेरा ख्याल है उसका नाम शायद एनबीए था, तो उसने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था
इंडिया टीवी पे। इंडिया टीवी ने जुर्माना देने के बजाय वो संस्था की सदस्यता ही छोड़ दी और बाद में ऐसा कुछ हुआ कि फिर उन्हें वापस लिया गया और फिर उसके अध्यक्ष बन गए वो माननीय रजत शर्मा जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप कोई ऐसा जुर्माना नहीं लगाते या ऐसी उस पर कार्रवाई नहीं करते जिससे उनको कोई नुकसान हो, जैसे जितने दिन ये शो चले हैं उसमें जितनी विज्ञापन से आय हुई है वो सारी आय जब्त करके इस देश में जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसके कोष में देना चाहिए, या ये जो एंकर्स हैं इनको ऑफ एयर करना चाहिए, अगले 1 साल तक आप नहीं ऑन एयर हो सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा अपने उस फैसले में हेट स्पीच वाले में, उसने कहा कि एंकर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के उत्तेजक जो बयान लोग देते हैं उसको वो रोके, और वो रोकने की जगह उन्होंने खुद अपने फैसले में कहा था कि रोकने की जगह वो खुद शामिल हो जा रहा है, और जो लोग रोकने की बात कर रहे हैं, सद्भाव की बात कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहा। तो ये एंकर्स की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और उसके बाद आप 50,000 1 लाख का जुर्माना लगा रहे हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उन्हें ऑफ एयर नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात है कि उस दौरान इस तरह के प्रोग्राम से हुई सारी कमाई को जब तक जब्त नहीं किया जाएगा तब तक इन मालिकों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन एंकर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मतलब आप सोचिए कि आप कहीं जाते हैं, कोई टीचर से पढ़ने जाते हैं तो आप उस विषय की जानकारी चाहते हैं, यहाँ पर एंकर्स कुछ भी बोलेगा। और अगर राष्ट्रीय एकता के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए मीडिया खतरा बन रहा है तो इस मीडिया पर आप कितनी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर हों, आप इनके पक्षधर तो नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यह है लेकिन कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिना किसी शिकायत का इंतजार किए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए सुओ मोटो। जरूरत नहीं कि कोई शिकायत करे तभी आप ऐसा करिए, लेकिन ना पुलिस कुछ करती है न सरकार कुछ करती है। इसका मतलब है इस सांप्रदायिक विभाजनकारी, विभेदकारी परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और RSS इस देश को दंगों की आग में झोंक रहा है, नरसंहार के रास्ते पर ले जा रहा है। रवीश कुमार कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार मरे हुए नागरिक पैदा करता है। या आपने भी कहा, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव का भी ये मानना है कि ये जो जुर्माना है ये नाकाफ़ी है, ये जो कार्रवाई है ये नाकाफ़ी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो सिटीजन होता है, तो क्या लड़ाई सिटीजन को लड़नी पड़ेगी, और अगर हाँ तो वो उस लड़ाई की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? देखिए, NBDSA ने एक चीज मेंशन की अपनी रिपोर्ट में। उसने कहा कि एक एंकर लव जिहाद पर शो कर रहा है और उसने 4 पैनलिस्ट बुलाए हैं। वो बार बार कह रहा है कि ये लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों के साथ ऐसा ऐसा करते हैं और इसकी वजह से आज हिंदू देश में खतरे में है। उसके बाद NBD लिखता है कि एक प्रवक्ता इस बात पर आपत्ति जताता है कि आप बिना रिसर्च के ऐसे कैसे बोल सकते हैं। वो एंकर और तेज चिल्लाता है और उस प्रवक्ता को दबा देता है और उसकी बात को ना सुना जाए इसलिए वॉल्यूम को बंद कर देता है। NBD ने कहा कि ये भी मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। अगर आपके पास तर्क है तो साबित करिए। यानी विपक्ष का जो प्रवक्ता उस टीवी स्क्रीन पर बैठ रहा है उसकी जबान का रिमोट उसी एंकर के हाथ में है जिसके पास वो अपनी बात कहने आया है। तो डरा हुआ पत्रकार तो मरा हुआ लोकतंत्र तैयार करेगा, लेकिन एक आक्रामक और मानसिक तौर पर नफरती पत्रकार मरा हुआ लोकतंत्र नहीं तैयार करेगा। वो रोज लोकतंत्र को मारेगा और एक ऐसा दौर तैयार करेगा जब आपको मारना ठीक लगने लगेगा कि हत्या कोई अपराध नहीं है। तब उन्होंने ऐसा किया था तो अब हम ऐसा करके बदला नॉर्मल बन जाएगा। हाँ, ये टेंडेंसी बन जाएगी। लेकिन अब इसमें जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या जनता को उठाना पड़ेगा जिम्मेदारी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम जहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं। लेकिन नीरज जी, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो मालिक हैं, जिनके पास 100 करोड़ रुपए की फंडिंग है और वो ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट होके 140 करोड़ लोगों के घर पहुंच सकते हैं बिना रोक टोक के। अगर वो सिस्टम निरंकुश बना रहेगा, उसमें फिल्टरेशन नहीं होगा, उसमें वही आदमी चैनल का मालिक होगा जो निरमा बेच रहा है, जो तेल बेच रहा है, जो वॉशिंग मशीन बेच रहा है, जो कपड़ा बेच रहा है, जो पॉलिसी बेच रहा है, तो वो खबरें भी बेच रहा है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टेंडेंसी पे काम करेगा कि ठीक है, आप रामदेव हैं, आप कोरोना की दवा बेचना चाहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप 10 करोड़ मुझे दीजिए, 100 करोड़ का मार्केट आप बनाइए। ये इस देश में हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि ये पत्रकारिता जिसका पैसा इसलिए लग रहा है कि इससे कुछ प्रॉफिट हो,
तो अगर प्रॉफिट पत्रकारिता का असूल है तो फिर आप कुछ भी दिखाइए, क्योंकि उसके बाद एक ऐड आना जरूरी हो जाता है कि दंतकांति का इस्तेमाल करें। तो अगर विज्ञापन ही मॉडरेट करेंगे न्यूज को तो मुनाफे के लिए आप नाचेंगे भी मदारी की तरह। और अगर एथिक्स की बात हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि एक न्यूज रूम को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पत्रकारिता जो है वो कोई व्यापार नहीं है, पत्रकारिता कोई धंधा नहीं है। पत्रकारिता एक अहम कर्तव्य आपको देता है, एक अहम जिम्मेदारी होती है पत्रकार होने के नाते आपकी। गैर जिम्मेदाराना उन तमाम लोगों के लिए ये सारे पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार हैं, वो होंगे, लेकिन वो किसी ना किसी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी है शायद किसी के बिगुल को बजाते रहने की। वही काम पत्रकार लगभग कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों का ये काम नागरिकता की हत्या है और पत्रकारों का ये काम लोकतंत्र की हत्या की तरफ बढ़ सकता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप हैं, हम हैं, इसलिए जिम्मेदारी हमारी बनती है इस लड़ाई को लड़ने की। ये लड़ाई आप लड़ कैसे सकते हैं? लड़ाई आप ऐसे लड़ें कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जिन लोगों के शोज के थंबनेल पर, जिन लोगों के शोज में आप लगातार मुल्ला, मौलवी, लव जिहाद, मुस्लिम आतंकवाद, ये सब कुछ देखें सुने, उनको देखना सुनना छोड़ दें, बंद करें। क्योंकि आप देखते हैं तो ये दिखाते हैं, एक नैरेटिव ये भी चलता है। आप देखना छोड़ेंगे तो शायद फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जुर्माने, ये कार्रवाई, ये नाकाफी हैं। 3-4 शोज की बात की है एनबीडीएसए ने फिलहाल, अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें, लेकिन आप तमाम शोज का एक एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इनके अलावा कुछ और हुआ नहीं है गोदी मीडिया के चैनल्स पर, गोदी मीडिया के पर्दे पर। तो इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा। लोकतंत्र आपका है, आप लोकतंत्र के हैं, तो लोकतंत्र की लड़ाई भी आप सबकी लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये चर्चा देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें हिस्सा लेने के लिए राघव और डॉक्टर पंकज जी। इस तरह की चर्चा और आप सुनते रहें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो, कुछ आप कहना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर कहें। बहुत बहुत शुक्रिया।